Welcome you all. Myself, Dr. Pooja Sharma. Today we are going to start a research series. So let's get start. Chapter 1, Introduction to Research. ये जो सारे नोट्स रहेंगे हमारे या जो भी हम सब पढ़ेंगे वो टोटली एनसीएसएम सिलेबस बेस्ड पे रहेगा। चैप्टर 1 जो है उसके अंदर हमने तीन चीजें देखनी है। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन इज नीड एंड स्कोप एंड थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रिसर्च के एटिमोलॉजी पता होनी चाहिए। रिसर्च जो है वो दो वर्ड से बना है, री और सर्च। री का मतलब होता है अगेन और सर्च का क्या मतलब है? टू लुक फॉर या फिर इन्वेस्टिगेट या एक्सप्लोर। किसी भी चीज को दोबारा से सर्च करना या इन्वेस्टिगेट करना इज रिसर्च। ठीक है, तो आपको ये एटिमोलॉजी डायरेक्ट पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें रिसर्च वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिसर्च कहलाती है। अब आपके पेपर में जो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है वो आता है सबसे पहले रिसर्च की डेफिनेशन। तो रिसर्च के डेफिनेशन जो है अगर हम डायरेक्टली देखते हैं, स्टैंडर्ड एकेडमिक डेफिनेशन जो है वो क्या है? रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक scientific investigation conducted to discover new facts, verify existing knowledge, and establish cause effect relationship। क्या बोला गया है? रिसर्च एक सिस्टमेटिक मतलब कि सिस्टमेटिक वे से चलती है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो क्यों कंडक्ट कराई जा रही है? ताकि नए फैक्ट्स को डिस्कवर करा जाए, जो भी हमारे पास अब तक नॉलेज है वो वेरीफाई हो सके और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जा सके। मतलब कि किसी चीज के होने का क्या कारण है, इस दोनों के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, वो हम एस्टेब्लिश कर सके। दैट्स वाई रिसर्च करा जाता है, उसको रिसर्च कहा जाता है। आगे देखिए डब्ल्यू एच ओ डेफिनेशन। डब्ल्यू एच ओ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो वो भी हम याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ, रिसर्च इज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज थ्रू डेलिगेंट search or investigations or experimentation aimed at discovery and interrelation of a new knowledge। क्या बोल रखा है? रिसर्च क्या है? रिसर्च एक कोशिश है या क्वेश्चन है उस नॉलेज के लिए, ठीक है, जो कि जिसे हम किसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू। ठीक है, जिसका एम जो है वो क्या है? नई नॉलेज को डिस्कवर करना, ठीक है, इंटर रिलेशन जनरेट कराना नॉलेजेस के बीच में कि इस चीज का कारण क्या है, वही सब। मीन्स यहाँ पे डेफिनेशंस का मीनिंग एक ही निकल कर आ रहा है, बट सबने अलग अलग डेफिनेशन निकाल के कही है, इसलिए हम देखेंगे। तो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। आगे देखिए सिंपल प्रैक्टिकल डेफिनेशन। मीन्स अगर आपको डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन नहीं आते और आपके पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइंड रिसर्च, तो आप क्या करेंगे? तो आप नॉर्मल सिंपल सी लाइन में लिख सकते हैं, रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू गेन नॉलेज अबाउट फिनोमिनन एंड प्रॉब्लम। क्या फिनोमिना के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए जब आप नॉलेज गेन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं? रिसर्च कह रहे हैं। और उस नॉलेज को हमने कैसे गेन करा? एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, तो उसे हमने रिसर्च का। तो आप इन तीनों में से अपनी मर्जी से कोई भी डेफिनेशन याद रख सकते हैं। अगर मैं बताती हूँ आपको, तो ये फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन है ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं हो रही है तो आप डब्ल्यूएचओ वाली डेफिनेशन याद कर सकते हैं। लेकिन जब आप डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन लिखेंगे तो एग्जैक्ट वर्डिंग्स में मेंशन करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। आयुर्वेदिक डेफिनेशन। रिसर्च को आयुर्वेदा में मतलब हिंदी में क्या कहा जा रहा है? अनुसंधान। अनुसंधान कहा जाता है। अनुसंधान के लिए आयुर्वेदिक डेफिनेशन सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं, अधिगतम पुनः अन्वेषणम। मीन्स रीडिस्कवरिंग एंड रीवैलिडेटिंग द ऑलरेडी नो ट्रूथ। जो सच ऑलरेडी रहा है, हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको हमने दोबारा से रीडिस्कवर करना है, रीवैलिडेट करना है, उसे हम क्या कहेंगे? अनुसंधान कहेंगे। तो ये उसकी डेफिनेशन है, अधिगतम पुनः अन्वेषण। ठीक है, आगे एक और डेफिनेशन आएगी वो भी हम देखेंगे। अनुसंधान वर्ड मीन्स जैसे रिसर्च री प्लस सर्च से बना था, ऐसे अनुसंधान अनु प्लस संधान से बना है। अनु का मतलब होता है पश्चात और संधान मतलब जोड़ना, है ना? तो वही है, जो भी आपके पास सारा ट्रुथ है उन सबको पकड़ के एक साथ लेकर आना, जोड़ना। ठीक है, जैसे कि किसी चीज के होने का क्या कारण है ना? तो इन दोनों के बीच में हमने संबंध जोड़ा, दैट इज द अनुसंधान। तो हिंदी में अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप
अधिगतम पुनः अन्वेषणम लिखेंगे। देन आप लिख सकते हैं कार्य कारण भाव की श्रृंखला को जोड़ना अनुसंधान कहलाता है। क्या बोला हमने? कार्य कारण भाव की श्रृंखला मीन्स कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसी को क्या बोला जा रहा है? अनुसंधान। कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को जानना ही क्या है? अनुसंधान है, रिसर्च है। तो ये लाइन जो है वो आप याद रखेंगे। अब देखिए आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने क्या डेफिनेशन दिया है। तो ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे 3 मार्क्स स्टार्ट दे सकते हैं। देखिए ये डेफिनेशन डायरेक्टली पेपर में पूछ भी सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। श्लोक के साथ आपको याद होना चाहिए। कार्य कारण भावस्य द्रव्य नाम गुण कर्मणो परीक्ष्य स्थापनम सम्यक अनुसाधनम उच्यते। क्या बोला गया यहाँ पे? खोज की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तुओं और विचारों के बीच स्थित कार्य कारण भाव का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया? कार्य कारण भाव से, कार्य और कारण का जो भाव है मतलब रिलेशन है, ठीक है, द्रव्य के गुण और कर्म के बीच में जो भी रिलेशन है इन सब की परीक्षा करना और इनके बीच में स्थापना करना मतलब कि इनके रिलेशन की स्थापना करना क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। कार्य कारण भाव से द्रव्य नाम गुण कर्मणो परीक्षे स्थापनम सम्यक अनुसाधनम उच्यते। ये लाइन आपको डेफिनेशन के तौर पे लिखनी है। आगे देखिए सिनोनियम्स बताए गए हैं इस श्लोक के अंदर। अन्वेषणम, पर्येषणम, गवेषणम अथापि च, ये 3 इन्होंने क्या बोले? इसके सिनोनियम बोले। उसके बाद देखो शोध इत्यादि पर्याय लोके संभिद्यते, ये शोध वर्ड जो है ये भी इसका क्या है? सिनोनियम है, पर्यायवाची है। तो आपको ये पर्यायवाची याद होनी चाहिए। अब एक एक करके इनका मीनिंग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है अन्वेषण। अन्वेषण मतलब अनु प्लस अनु और एशन से बना है। अनु प्लस एशन इज अन्वेषण। तो अनु मतलब अनंतर भी हो सकता है। एशना मीन्स क्या होती है? इच्छा। तो खोज की इच्छा निर्माण होना, जब किसी के अंदर किसी चीज को खोजने की इच्छा आती है उसको हम अन्वेषण कहते हैं। तो ये एक सिनोनिम हुआ। परेशन, परेशन मीन्स परि मतलब चारों ओर और एशन मीन्स इच्छा। तो चारों ओर मतलब कि किसी भी चीज के बारे में चारों उसकी मतलब उसको हर तरफ से क्या करना? अध्ययन करना। वस्तु का सर्वांगीण अध्ययन करना इज रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ हमने परेशन देखा। आगे है गवेषण। ये सी नहीं है यहाँ पे। गवेषण, गवेषण के लिए क्या बोला गया है? अमर कोश क्या कहते हैं? इंद्रियों से वस्तुओं का परीक्षण करके उनकी खोज करना, मतलब कि अपनी इंद्रियों से वस्तुओं का क्या करना है? परीक्षण करना है। ओके, एंड उसकी क्या होती है? खोज करना क्या कहलाता है? गवेषण या फिर अन्वेषण, अनुसंधान। जिस तरह सरवह जंगलों में भटकती गायों की खोज करता है उसी प्रकार लुप्त वस्तुओं या विचारों की खोज करना गवेषण कहलाता है। देखिए जब भी गाय चराने वाला गायों को चरने के लिए छोड़ता है उसके बाद वो उनको ढूंढता है ना, कि कोई गाय उसकी रह तो नहीं गई, तो उन चीजों को ढूंढता है कहाँ चली गई है, पकड़ता है। तो उसे गवेषण कहा जा रहा है ना। इसी तरीके से जितने भी लुप्त वस्तुएं हैं, कोई चीज अभी छुपी हुई है, उन चीजों का विचार करना, उनकी खोज करना क्या कहलाता है? गवेषण कहलाता है, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा एक और सिनोनियम शोध। क्या बोला गया है? पुराने विचारों का शोधन कर नवीन युक्ति युक्त विचार श्रृंखला स्थापित करने के कारण अनुसंधान के लिए शोध शब्द का भी प्रयोग हुआ है। देखिए अब हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है। अगर हम अपने आयुर्वेद में बात करें तो हमारे पास संहिताएं हैं, है ना, बहुत सारी बुक्स हैं, बृहत्रिय हैं, लघुत्रिय हैं। तो इनके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। उनका दोबारा से अपनी नवीन युक्ति मीन्स लाइक जो मॉडर्न में अभी राइट नाउ है, जो भी चीजें हमें पता चल रही है साथ साथ टाइम के आगे, जैसे टाइम आता जा रहा है उसके साथ साथ हमें नई चीजें पता चल रही है। तो उन पुराने विचारों को नवीन युक्ति के साथ जोड़कर एक विचार प्रस्तुत करना, एक श्रृंखला स्थापित करना, उसे अनुसंधान कहा जाता है, उसे भी रिसर्च ही कहा जाता है। और इसी के लिए अनुसंधान के लिए शोध शब्द का भी प्रयोग करा गया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसके सिनोनिम्स देख लिए। अब क्या होता है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या है।
मीन्स रिसर्च क्यों करी जा रही है, क्या कारण है रिसर्च करने के, किस मोटिव से रिसर्च करी जा रही है। तो जो मेन एम होता है वो क्या होता है, द मेन एम इज टू फाइंड द हिडन ट्रूथ। जब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है हिडन ट्रूथ, एंड द ट्रूथ विच इज नॉट बी डिस्कवर्ड येट, और ऐसा ट्रूथ जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एम होता है। जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि हमारा जो रिसर्च है, लोगों को कुछ ऐसी बात पता चले जो उन्हें पता ही नहीं थी, हमने उस चीज पे रिसर्च करी है ना, या फिर कोई ट्रुथ है उसको बताना है, ये वैलिडेट करना, इसलिए हम रिसर्च कर रहे होते हैं। तो ये एम है किसका, रिसर्च का। तो क्या होता है, डिजायर ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज और डिजायर ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रिसर्चेस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें एकदम एग्जैक्ट जो करेक्ट नॉलेज है वो हमें मिल सके, इसलिए, और हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को क्या कर सके, एनहेंस कर सके, बेटर कर सके, इसलिए। तो ये एम है हमारे रिसर्च के लिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे कारण रहते हैं रिसर्च करने के, क्या कि आपको कोई नई फैक्ट या इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करना होता है, इसलिए, है ना। कभी आपको कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है, लाइक हमारी संहिताओं में किसी कोई मेडिसिन बताई हुई है किसी डिजीज कंडीशन के लिए, तो वो सही है या नहीं है, उसे रिव्यू करना, उसे एनालाइज करना, है ना, एग्जिस्टिंग नॉलेज को, इसलिए। कार्य कारण भाव मीन्स कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है। टू डेवलप न्यू डायग्नोस्टिक टूल, नए नए टूल्स हमारे आ रहे हैं, है ना, कितने सारे एमआरआई, एक्सरे, अलग अलग डायग्नोस्टिक टूल्स आ रहे हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए या फिर कोई ऑपरेटिव टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए भी हम रिसर्चेस करते हैं। आगे और भी दे रखे हैं, देखिए, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन और प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें रिसर्चेस करनी पड़ती है। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट राइट नाउ हमारा चल रहा है, या कोई ट्रीटमेंट है किसी डिजीज कंडीशन के लिए, तो उसको हम और एनहेंस कर सके, इम्प्रूव कर सके, तो हमें रिसर्चेस करनी पड़ती है। और जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल नॉलेजेस है, उनको एक साइंटिफिक पैरामीटर को यूज करते हुए वैलिडेट कराना। लोग कह देते हैं कि बुक्स में लिखा है, हम कैसे मान ले, है ना, तो उन्हें वैलिडेट कराने के लिए जो भी पुरानी नॉलेजेस है, हमारे पुराने आचार्यों ने लिखी हैं, उनको वैलिडेट कराने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। कोई फिनोमिना है, उसे अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि क्या क्यों हो रहा है, ये फिनोमिना क्यों हो रहा है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें रिसर्चेस करनी पड़ती है। टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन हाउ और व्हाई समथिंग हैपेंस, वही, ये एनालाइज करने के लिए कि कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसको कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं ना, उस चीज के लिए एक्सप्लेन करने के लिए हमें रिसर्चेस की नीड है ना। उनके बीच में, मतलब कि कोई चीज क्यों हो रही है, उसमें ऐसे कौन से वेरिएबल्स है जो रिलेट कर रहे हैं उस चीज पे, उसको वेरी करा सकते हैं, तो इसलिए हमें रिसर्चेस करनी पड़ती है। आगे देखिए, स्कोप ऑफ रिसर्च। रिसर्च का स्कोप क्या है आयुर्वेदा में। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, नीड एंड स्कोप। तो हम क्या करेंगे, रिसर्च का क्या स्कोप है हम वो मेंशन करेंगे, आयुर्वेद वाला भी हम मेंशन कर सकते हैं ना, तो हम वो करेंगे। अब देखिए, जनरेटिंग एविडेंस टू सपोर्ट प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के बहुत से सिद्धांत हैं, पंच महाभूत सिद्धांत पढ़े आपने, त्रिदोषित सिद्धांत पढ़ा है ना, तो इनको वैलिडेट करने के लिए, इनके लिए जनरेट करना एविडेंस जो कि सपोर्ट करते हैं कि यस, जो आयुर्वेदा के सिद्धांत है वो सही है ना, जैसे कि त्रिदोषा थ्योरी, पंचमहाभूत थ्योरी, अग्नि का कॉन्सेप्ट, है ना, प्रकृति का कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए हमें एविडेंस जनरेट करना है, तो हम रिसर्च करते हैं आयुर्वेद में। इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन। राइट नाउ क्या है, एलोपैथी एक अलग ब्रांच है, आयुर्वेदा एक अलग ब्रांच है, इन दोनों को इंटीग्रेट कराना है और एक अच्छा रिजल्ट निकालना है, तो इसके लिए भी हम रिसर्चेस कर सकते हैं। Exploration of Ayurvedic drugs for bioactive compound that can lead to the development of a new drugs. बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, ड्रग्स है ना, उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब हम उनको एक्सप्लोर करेंगे, हमें उनके कई बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिलेंगे, है ना, इसलिए ही तो एक्सप्लोर करते हैं ड्रग्स, उसमें से कोई अलग बायो एक्टिव कंपाउंड जो न्यू ड्रग की फॉर्मेशन में डेवलपमेंट करवा सकता है, हेल्प कर सकता है डेवलपमेंट में, उसका पता लगाया जा सके, इसलिए हम रिसर्चेस करते हैं आयुर्वेदा में। Exploring and studying the effect of Ayurveda interventions, procedures और therapies. आयुर्वेदा में जैसे जलोका दे रखा है ना, अग्निकर्म है, शालकर्म है, इनको पढ़ना, इनके इफेक्ट्स को पढ़ना कि ये कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या इनके इफेक्ट्स हैं, इन चीजों को देखना, एक्सप्लोर करना, इन
इस चीजों के लिए भी हम रिसर्चेस कर रहे होते हैं, अपनी स्टडी शो करते हैं, एविडेंसेस शो करते हैं, जिससे कि प्रूव होता है कि यस, जो भी मेंशन है वो सही है। डिजिटलाइज एंड मॉडर्नाइज आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग। क्या करना है, जो भी आयुर्वेदा का डायग्नोस सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज की तरफ लेकर जाना, डिजिटलाइज करना, एंड जो भी ट्रीटमेंट है उसको मॉनिटर करने के लिए भी हम रिसर्चेस कंडक्ट कराते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड कमर्शियलाइजिंग ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा ग्लोबल लेवल पे जा रहा है, कमर्शियल हो रहा है आजकल, हर जगह हम आयुर्वेद को लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं लेकर जाएंगे, हमें रिसर्चेस चाहिए होंगी, प्रूफ्स चाहिए होंगे। तो ग्लोबलाइजेशन और कमर्शियलाइजिंग के लिए भी हमें रिसर्चेस कंडक्ट करनी पड़ती है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं एक तरीके से, कि हम किस लिए हम रिसर्चेस करवा रहे हैं आयुर्वेद में। एक्सप्लोरिंग आयुर्वेदा, आयुर्वेदा को एक्सप्लोर करना ताकि वो क्या कर सके, प्रिवेंटिव हेल्थ में, प्रोमोटिव हेल्थ में, ठीक है, जो भी उनकी रेजुविनेशन और होलिस्टिक हेल्थ है इन सब में वो हेल्प कर रही है, तो वो शो करे, उसके एविडेंसेस हम दे, जिससे कि लोगों का बिलीफ हो। हम किसी भी चीज को सच नहीं मान लेते हैं जब तक हमारे पास उसका प्रूफ नहीं होता है। तो इन सभी चीजों के लिए हमें क्या है, रिसर्चेस करनी पड़ रही है। और आयुर्वेदा में आप कहाँ कहाँ पे रिसर्चेस कर सकते हैं वो बता रखा है। आप चाहो तो इन टॉपिक्स के अंडर मतलब रिसर्चेस कंडक्ट करा सकते हो, है ना। जब भी आपको कॉज इफेक्ट देखना है, कोई आप चाहते हो प्रिंसिपल को वैलिडेट कराना, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ यहाँ आप रिसर्चेस करा सकते हैं ये। अगर ब्रॉड स्कोप की बात करी जाए रिसर्च की, तो हम एक शॉर्ट में अगर देखें तो आप कहाँ करो, आप क्लिनिकल रिसर्चेस करा सकते हो। जो भी आप थेरेपीज अपने क्लिनिक पे दे रहे हो, या जो भी आप अग्निकर्म करा रहे हो, शालकर्म करा रहे हो, जलोका करा रहे हो, तो उसकी जो भी आप क्लिनिकल रिसर्च है, मतलब किसी स्पेशल डिजीज में उसके क्या रिजल्ट है, ये आप शो कर सकते हो। तो क्लिनिकल रिसर्चेस कर सकते हो आप। फंडामेंटल रिसर्चेस, फंडामेंटल रिसर्चेस के लिए क्या बोला हुआ है, कोई भी बेसिक आयुर्वेदिक थ्योरीज को वैलिडेट कराने के लिए आप फंडामेंटल रिसर्चेस करेंगे। फार्माकोलॉजी रिसर्चेस, फार्माकोलॉजी रिसर्चेस में क्या आता है आपका, मेनली आपके जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टडी होती है वो, ठीक है, जो भी प्री क्लिनिक सेफ्टी और टॉक्सिसिटी होती है, इन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए हम फार्माकोलॉजी रिसर्चेस कर सकते हैं। आप ड्रग्स की स्टडी कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, जितना भी आपका उनका कल्टीवेशन है, फार्माकोनोसी ब्रांच इसके अंदर आती है, इसमें आप उनके ऊपर रिसर्चेस कंडक्ट करा सकते हैं। ड्रग्स को स्टैंडर्डाइज कराने के लिए, मींस आप कोई भी ड्रग ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुट्ठी भर दे दी और कहा कि कर लीजिए। आपको स्टैंडर्ड्स चाहिए ना पूरे, टोटली, कि इतना अमाउंट में आप ड्रग देंगे किसी को, इतने ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। स्पेशली रस औषधियां जो होती हैं वो, तो इसके लिए आपको ड्रग्स को स्टैंडर्डाइज कराना पड़ेगा, उनकी डोज को स्टैंडर्डाइज कराना पड़ेगा, तो उसमें आप रिसर्चेस करा सकते हैं। जितनी भी लिटरेरी रिसर्चेज है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्चेज है, वो भी आप कर सकते हैं। लिटरेरी रिसर्चेज जो होती हैं, लाइक आपके बुक्स में जो लिखा है, आप कंबाइन कर सकते हैं, एक तरीके से समरी बना देना, सारी जगह से ज्ञान निकाल के एक पर्टिकुलर टॉपिक का। हर संहिताओं में, बहुत सी बुकों में छुपा होता है इस टॉपिक के बारे में, वो चीजें निकालो, ढूंढो और एक जगह मेंशन करो, दैट इज द लिटरेरी रिसर्चेस। ठीक है, ये हमने क्या है, स्कोप क्या है रिसर्चेस का वो देखा है। ओके, अब नेक्स्ट हमने जो है लास्ट टॉपिक जो इसके अंदर मेनली हमने देखना है, वो देखना है एविडेंस बेस्ड एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इन आयुर्वेदा इज एप्लीकेशन ऑफ अ साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स का एप्लीकेशन क्यों करना? टू वैलिडेट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक मेथड्स। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है उसमें क्या होता है, जो भी आपके साइंटिफिक मेथड्स हैं, लाइक जो भी आप क्लिनिकल ट्रायल्स करा रहे होते हैं, स्टडीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, है ना, इन सारी चीजों का एप्लीकेशन इसमें होता है, ताकि कोई भी हम मेडिसिन किसी को दे रहे हैं, थेरेपी किसी को दे रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट किसी को दे रहे हैं, है ना, तो वो वैलिडेट हो सके, हम शो कर सके, एविडेंस प्रूफ दे सके उसमें। क्योंकि हमारे पास प्रूफ होगा ना कि हमने 10 लोगों पे करा और 10 पे रिजल्ट आया है, तो वो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है। इसलिए हम 11वें पे भी अप्लाई कर रहे हैं कि रिजल्ट है हमारे पास उस चीज का, उसे मार्केट में लॉन्च करा जा रहा है इसलिए। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स लाइक क्लिनिकल ट्रायल्स, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज टू वैलिडेट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक मेथड्स। आगे देखिए, ईबीएम इज एन अप्रोच टू मेडिकल प्रैक्टिस। ईबीएम मींस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एक अप्रोच है मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। ठीक है,
दैट इन्वॉल्व्स, जो कि क्या इन्वॉल्व करिए, मेकिंग डिसीजन अबाउट द केयर ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट्स बेस्ड ऑन द करंट बेस्ट एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम वेल डिजाइन क्लिनिकल रिसर्च। ईबीएम वो अप्रोच होती है मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर जिसमें हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, ये एक डिसीजन बनाते हैं किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट के लिए। ठीक है, और वो जो हमारा डिसीजन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, जो भी हमारा बेस्ट एविडेंसेस हमने कलेक्ट करे होते हैं जब हम कोई क्लिनिकल रिसर्च कर रहे होते हैं उस टाइम पे। तो हमारे पास प्रूफ्स होते हैं कि हाँ ये चीज रिजल्ट शो करती है, और इसीलिए हम इस इंडिविजुअल पर्सन में या इस इंडिविजुअल पेशेंट में हम ये मेडिसिन दे रहे हैं, या ये थेरेपी लिख रहे हैं, या ये थेरेपी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक एविडेंस है, तो वही एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहलाती है। अब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के की प्रिंसिपल्स क्या है, तो देखिए इसके तीन की प्रिंसिपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज बेस्ट रिसर्च एविडेंस, सेकेंड वन इज क्लिनिकल एक्सपर्टीज, एंड थर्ड वन इज पेशेंट वैल्यू। बेस्ट रिसर्च एविडेंस के बारे में क्या बोला गया है, वही कि जो भी आपका एविडेंस होगा, जब भी आपने क्लिनिकल रिसर्चेस करी होगी, तो जो का मोस्ट अप टू डेट मींस रिसेंट का जो भी आपका डाटा है, जो भी आपके एविडेंसेस है, उन पे रिलाई होता है ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। क्लिनिकल एक्सपर्टीज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो यहाँ पर अपनी सारी क्लिनिकल स्किल्स, जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई द एविडेंस टू इंडिविजुअल पेशेंट, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, जो भी उनकी क्लिनिकल स्किल्स हैं, उनको ये यूज करते हुए और एविडेंस को लेते हुए एक इंडिविजुअल पेशेंट पे ये ट्रीटमेंट या जो भी मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो क्लिनिकल एक्सपर्टीज भी नीड है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। Patient value. It takes into account the patient preferences, values and circumstances. मेनली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में हमें पेशेंट की क्या प्रेफरेंसेस है, पेशेंट क्या चाहता है हमसे, क्या उसकी कंडीशंस है, इन सब चीजों को भी ध्यान ध्यान में रखा जाता है। तो मेन जो की प्रिंसिपल्स हैं वो ये तीन है, आपको याद रहने चाहिए। अब देखिए हमने एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्यों बनाई, कारण क्या था, क्या इंपॉर्टेंस थी, क्यों लाना था हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी वो हम देखेंगे। इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, पेशेंट जो होते हैं उनके जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो अच्छे हैं, कि उनकी हीलिंग अच्छी हो, उनकी जो भी उनकी तकलीफ थी वो दूर अच्छी होती है, अच्छे तरीके से खत्म हो सके चीजें। तो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए हमने एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को लेकर आए। एनहेंस क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, कई बार ऐसी कंडीशंस आती है हमें समझ नहीं आता है कि क्या दवाइयां दे, क्या सेम रिपीट कर दे। तो इन चीजों के लिए अपने क्लिनिकल डिसीजंस को एनहेंस करने के लिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बहुत हेल्पफुल होती है। सपोर्ट हेल्थ पॉलिसीज एंड पब्लिक हेल्थ, जितनी भी गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसीज निकाल रही है या पब्लिक हेल्थ के लिए कुछ भी चीजें हैं, उन चीजों को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होना जरूरी है। Addresses overuse, underuse and misuse of medical interventions. यहाँ क्या बोला गया है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी चीज का ओवर यूज या अंडर यूज कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हो, तो क्या आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे उनके कंडीशंस में। और एग्जैक्ट डोजेस हमें पता चल सकती है कि हाँ इतना ही नीड है तो इतना ही देना है, ओवर यूज नहीं करना है, मिस यूज नहीं करना है किसी चीज का। तो उन चीजों को एड्रेस करने के लिए हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन चाहिए होती है। फैसिलिटेट इनोवेशन एंड रिसर्चेस, रिसर्च को और ज्यादा मतलब रिसर्चेस को करवाने के लिए और ज्यादा कुछ इनोवेशन लाने के लिए हमें एविडेंस मेडिसिन जो हैं वो चाहिए। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होंगी तो हम और रिसर्चेस करेंगे, प्रूफ्स के साथ चीजें करते चलेंगे, तो उन चीजों में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। इम्प्रूव हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी, इससे क्या होता है, पेशेंट की सेफ्टी, हमारी हेल्थ केयर की जो भी क्वालिटी है, हेल्थ मतलब पेशेंट की मेंटेन करना, ये सारी चीजें बहुत इंप्रूव होती हैं। तो इसीलिए हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लेकर आए हैं। आगे देखिए इंटीग्रेटिव मेडिसिन, अभी हमने एविडेंस मेडिसिन देखा, अब हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन देखेंगे। इंटीग्रेटिव मेडिसिन के बारे में क्या बोला गया है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन इज कंबाइनिंग आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड अदर हीलिंग सिस्टम्स। ठीक है, और अदर हीलिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, लाइक योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, फंक्शनल मेडिसिन, है ना, क्यों, टू प्रोवाइड हॉलिस्टिक और पेशेंट सेंटर्ड केयर। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन का मतलब होता है कि आयुर्वेदा का जो भी नॉलेज है उसको मॉडर्न की नॉलेज के साथ, जो भी मॉडर्न मेडिसिन है ना, मॉडर्न में जो भी मेडिसिन चलाई जाती है एलोपैथ में,
उनके साथ कंबाइन करना, उसके साथ साथ जो भी अदर हीलिंग सिस्टम है, मतलब कि पेशेंट की डिजीज कंडीशन को हील करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उन सबको लेकर आओ आप साथ में। ये नहीं सोचना है कि हम आयुर्वेदा से हैं तो हम आयुर्वेदा ही देखेंगे और हम मॉडर्न से हैं तो मॉडर्न ही देखेंगे। आप सबको कंबाइन करके लेकर आना है। सिर्फ क्यों लेकर आना है? ताकि आप पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, सही कर सके। इसमें मेन मोटिव होता है आपको पेशेंट को देखना और उसके लिए जितनी भी नेसेसिटी है, चाहे वो आयुर्वेदा से आ रही है, चाहे वो मॉडर्न से आ रही है, चाहे किसी भी अदर हीलिंग सिस्टम से आ रही है, उन चीजों को साथ में लाके उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देना। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यूजिंग आयुर्वेदिक रसायन, आप आयुर्वेदिक रसायन का यूज कर रहे हैं फॉर पोस्ट कीमोथेरेपी रिकवरी इन कैंसर पेशेंट। आपको पता है कि कैंसर पेशेंट है, एक पेशेंट है जिसे कैंसर हो रखा है, उसने मॉडर्न के थ्रू मेडिसिन ली, सब चीज ली, कीमो चली। अब कीमो में इतनी स्ट्रांग मेडिसिन सारी चीजें दी जाती हैं कि उसकी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है ना, इम्यूनिटी बिल्ड करनी होती है उस पर्सन की अच्छी। तो हमने साथ में क्या करा, उसकी जो पोस्ट कीमोथेरेपी रिकवरी थी उसमें हमने आयुर्वेदिक रसायन को ऐड करा जो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पे इन्वॉल्व करी ना, दो थी, मॉडर्न और आयुर्वेदा को एक साथ लेकर आए, इंटीग्रेट करा। तो ये एग्जाम्पल है एक तरीके का। मैनेजिंग क्रॉनिक डिजीज, जितनी भी क्रॉनिक डिजीज होती हैं जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अर्थराइटिस हो गया, इनको आप ठीक कर सकते हो। अगर आप आयुर्वेदा और एलोपैथी को एक साथ लेकर आओ तो आप उसको क्योर कर सकते हो। किसी की मेंटल हेल्थ में इश्यू है ना, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसे आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हो ना, आप बोलते हो कि ये लो ब्रह्मी बटी लो, ये बटी लो, ये लेकर देखो, शतपुष्पा लो, ये लो। ये सब आप डालते हो है ना, आयुर्वेदिक हर्ब्स आप डालते हो। उसके साथ आप उस बंदे की काउंसलिंग कर रहे होते हो, कहते हो ना उस पेशेंट को कि देखो टेंशन नहीं लेनी है आपने, किस चीज की टेंशन आप हमें बताओ, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम आपको देंगे, कि क्या क्या आपको नहीं करना है, आप उसकी पूरी काउंसलिंग कर रहे होते हो। ठीक है, अब उसे आपको पता है कि हाँ भाई वो एनजाइटी या डिप्रेशन से जा रहा है, मेंटल उसका पीस थोड़ा हार्म हो रखा है। तो आप उसे क्या कहते हो, प्राणायाम करो है ना, मेडिटेशन करो, कुछ योगा पोजेस बताते हो ताकि उसका माइंड रिलैक्स हो सके। तो आप यहाँ पे योगा, अदर हीलिंग सिस्टम में से योगा को ले रहे हो, काउंसलिंग भी कर रहे हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दे रहे हो, तो इंटीग्रेटिव अप्रोच रख रहे हो यहाँ पे आप, है ना। तो यहाँ पे आप एक इंटीग्रेटिव अप्रोच दे रहे हो, तो ये भी एक तरीके से इंटीग्रेटिव मेडिसिन का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन के हमने एग्जाम्पल्स देखिए। अब देखिए की प्रिंसिपल्स क्या है। पेशेंट सेंटर्ड केयर, इसमें भी पेशेंट सेंटर्ड केयर ही इंपॉर्टेंट है। मींस पेशेंट पे ही पूरा फोकस करना होता है, उसकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल सारी चीजों पे हमें फोकस करके उसको एक ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ थेरेपीज, वही हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि मेनली यहाँ पे हमने थेरेपीज को कंबाइन करना है। ऐसा नहीं सोचना है सिर्फ हम एक ही तरफ की मेडिसिन लेंगे, हम यहाँ पे साथ में कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज भी चलाएंगे ताकि उसकी जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से क्या हो सके, अच्छी हो सके। फोकस ऑन प्रिवेंशन, जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन होता है ना, वो मेनली प्रिवेंशन में और सेल्फ केयर के ऊपर ज्यादा जोर डालता है। ठीक है, तो आई एम मतलब कि यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन वो मेनली आपकी जो भी पेशेंट होगा उसमें डिजीज ना हो और ज्यादा कल को एनहेंस ना हो, ठीक है, उसकी केयर अच्छे से हो, इन चीजों पे ज्यादा जोर डालता है। तो ये तीन की प्रिंसिपल्स इंटीग्रेटिव मेडिसिन के आपको याद होने चाहिए। और जो आपके एविडेंस के तीन की प्रिंसिपल हैं वो भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एक बार हम दोबारा से देखेंगे कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, जिसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, वो क्या क्या है। देखिए, आपका जो तीन चीजें यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च के। तो हमने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना ही चाहिए। जब भी आपसे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन करा जाता है कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बताओ, तो आप साथ में डेफिनेशन जरूर मेंशन करेंगे रिसर्च। ठीक है, नीड एंड स्कोप अगर आपसे पूछी जाती है कि क्या नीड है, क्या स्कोप है रिसर्च के, तो नीड और स्कोप को आप अलग से, नीड के बारे में थोड़ा सा अलग से बताएंगे, स्कोप के बारे में अलग से बताएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़े हैं ना उसको ही आप नीड में डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, क्या नीड है, तो आप बता सकते हैं कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना, न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स और ऑपरेटिव टेक्निक्स को हम डेवलप कर सके, ये नीड्स हैं हमारी। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इन चीजों को, इसलिए हमें रिसर्चेस की नीड है। तो ये आप डाल सकते हैं। एंड स्कोप्स में तो हमने पूरा पढ़ा ही है कि स्कोप्स क्या है रिसर्चेस के, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे।
तो हमने नीड और ये भी देख लिया। नेक्स्ट जो मेन इसके अंदर हमने देखना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का और इंटीग्रेटिव मेडिसिन का। तो सबसे पहले जब भी आपसे क्वेश्चन आता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके की प्रिंसिपल्स जरूर मेंशन करेंगे। अगर उससे भी बड़ा क्वेश्चन है, मतलब 5 मार्क्स प्लस है या कुछ है, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस भी डाल सकते हैं। एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन के अंदर भी आपको ऐसे करना है, आप पहले मेन डेफिनेशंस मेंशन करेंगे एंड देन आप उसके की प्रिंसिपल्स मेंशन करेंगे। इंपॉर्टेंस आप उसकी खुद डाल सकते हैं, जैसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में डालिए, अदरवाइज एग्जांपल्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन ज्यादा बड़ा आता है। क्योंकि 50 मार्क्स का ही पेपर होता है, बहुत टाइम भी लिमिट होती है, तो हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम मेंशन करेंगे। उसके अलावा जो ये 3 टॉपिक है, इनके अलावा अगर आपको एमसीक्यू कुछ टाइप क्वेश्चन आ जाए या कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो मेनली डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एंड आयुर्वेदिक डेफिनेशन के अंदर ये जो श्लोक आपका है कार्य कारण भावस्य वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और सिनोनियम्स के बारे में आपको डिटेलली पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, मीन्स आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि पूछा जा सकता है कि जो भी आपके अनुसंधान है उसका क्या क्या सिनोनिम्स है वो बताएं। तो ये आपको पता होना चाहिए, या मीनिंग पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यू बेस्ड, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने मेंशन करा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।